अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में। फार्म डी न्यू सिलेबस 2025 के अकॉर्डिंग जो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बायोकेमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स और टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं फर्स्ट सेमेस्टर में उन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, चैप्टर्स को देखेंगे। इसके अलावा हम टॉपिक्स की थोड़ी थोड़ी सी डिटेल भी समझेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, ताकि जो भी वीडियो देखे वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके बायोकेमिस्ट्री के बारे में। सिलेबस को देखने से पहले हम बायोकेमिस्ट्री को देख लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसका बेसिक पर्पस क्या है फार्मास्यूटिकल में स्टडी करने का, फार्मेसी में हम इसको क्यों स्टडी करेंगे। तो डेफिनेशन है इसकी, बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस विद इन एंड रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उनकी स्टडी है ये। इसके अलावा ये जो है ना सब डिसिप्लिन है। कैसे? क्योंकि ये दो सब्जेक्ट्स को मिला के पढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इन दोनों को मिला के बायोकेमिस्ट्री बनता है। तो इनमें हम एक्सप्लोर करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस और प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। कैसे करते हैं ये स्टडी? फोकस करते हैं हम स्ट्रक्चर पे, फंक्शन पे, और जो भी इंट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी में, लाइक प्रोटीन्स हो गई, डीएनए हो गया और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। तो अब देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये क्रूशियल है, यानी लाजमी है फॉर मेडिसन, न्यूट्रिशन और कंप्रीहेंडिंग डिजीज़ेज़। इसके अलावा ये क्यों है मेडिसन, न्यूट्रिशन और कंप्रीहेंडिंग डिजीज़ेज़ के लिए ज़रूरी? क्योंकि ये एक्सप्लेन कर देती है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ वाइटल प्रोसेसेस, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, हेरेडिटी हो गया और ग्रोथ वगैरह। अब हम बात करते हैं कोर्स लर्निंग आउटकम्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। फर्स्ट पे है अंडरस्टैंड फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। जैसे हमने प्रीवियस बात कर ली डेफिनेशन में ही कि ग्रोथ और हेरिडिटी वगैरह न्यूट्रिशन और मेडिसिन को देने के लिए बायोकेमिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास रोल इन फार्मेसी, कि फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री का क्या रोल है, हम इसको स्टडी क्यों करते हैं, इंक्लूडिंग इट्स मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। यानी हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बायोकेमिस्ट्री क्या है और फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री क्या है, इन दोनों में डिफरेंस स्टडी करेंगे। रोल क्या है फार्मेसी में कि हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, वही कि ये केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं हम विद इन या रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसका मेडिकल और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं कि मेडिकल में इसका यूज़ क्या है और फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के लिहाज से इसको स्टडी करते हैं। सेकंड पे है एक्सप्लेन बायोकेमिकल प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, फोकसिंग ऑन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स एंड फार्मास्यूटिकल रेलेवेंस। ये तमाम चीज़ें एफएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर में हमने स्टडी की थी। हमने वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी क्लासिफिकेशन देखी थी, लिपिड्स देखा था, उसकी क्लासिफिकेशन, प्रोटीन्स, उसके स्ट्रक्चर वगैरह देखे थे, टर्शरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी, प्राइमरी स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड्स को देखा था जिसमें न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड था। सेकंड चैप्टर में तो हमने इसका मेन इंट्रोडक्शन वगैरह समझा था, उसकी छोटी छोटी सी क्लासिफिकेशन थी, एक एक पैराग्राफ की वो देखी थी, और कुछ स्ट्रक्चर्स थे वो हमने देखे थे। लेकिन जो फार्मेसी है ये बड़ा लेवल है, तो यहाँ पे हम इसके मेटाबॉलिज्म पे फोकस करेंगे, डिसऑर्डर्स देखेंगे और फार्मास्यूटिकल रेलेवेंस देखेंगे। यानी कार्बोहाइड्रेट्स में जो सुक्रोज़, माल्टोज़, लैक्टोज़, ग्लूकोज़, ये कैसे बनते हैं, बॉडी में कैसे मेटाबोलाइज होते हैं, इनका काम क्या है, डिसऑर्डर, इनकी कमी की वजह से कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, डिजीज़ हो सकती हैं, और फार्मास्यूटिकल रेलेवेंस। यानी कि एफएससी में हमने इसको इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसको समझा था कि ये चीज़ें क्या हैं, हमारी बॉडी में क्या काम कर रही हैं, और हम कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स किन चीज़ों से लेते हैं, यानी सोर्सेज क्या हैं। तो फार्मेसी में हम इनको डिटेल्ड स्टडी करेंगे, जैसा कि उसके मेटाबॉलिज्म को स्टडी करेंगे, डिसऑर्डर्स वगैरह, उन तमाम चीज़ों को स्टडी करेंगे। थर्ड पे है एनालाइज द रोल ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स एंड सेकेंडरी मैसेंजर्स इन मेटाबॉलिक रेगुलेशन एंड देयर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। हमने हार्मोन्स पढ़े थे मैट्रिक में, उसके बाद एफएससी का सॉरी मुझे आइडिया नहीं, इतना याद नहीं रहा। तो हार्मोन्स को हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे, हमारी बॉडी में कितने हार्मोन्स हैं, उनका केमिकल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, जैसे इंसुलिन हो गया, डिफरेंट हार्मोन्स हैं, थोड़ा थोड़ा उनका स्ट्रक्चर देखेंगे और केमिस्ट्री उनकी देखेंगे। वाइटामिन्स को देखेंगे, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स क्या हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स क्या हैं, उनकी वजह से, उनकी कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं और उनकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है।
सेकेंडरी मैसेंजर्स और मेटाबॉलिक रेगुलेशन देखेंगे। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, यानी कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन और रेलिवेंसी इसलिए लिखा गया है कि बायोकेमिस्ट्री को जितने भी ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, इनको हम बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से स्टडी करेंगे, क्योंकि एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स ये तो हम फिजियोलॉजी में भी स्टडी करेंगे। इस वजह से इन्होंने क्लियर कट लिखा है कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस को बायोकेमिस्ट्री को उस लिहाज से स्टडी करना है। फोर्थ पॉइंट है डिमॉन्स्ट्रेट प्रोफिशिएंसी इन बायोकेमिकल लैब टेक्निक्स इंक्लूडिंग एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट विद फार्मास्यूटिकल फोकस। जो पहले थी फार्मेसी, उसमें ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बायोकेमिकल लैब टेक्निक्स भी आपने करवानी है, जिसमें एनालिसिस हो बायोलॉजिकल सैंपल्स का। बायोलॉजिकल सैंपल्स से क्या मुराद है, हमारी बॉडी से जो भी सैंपल्स हों, यूरिन वगैरह टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया, यानी कि सैंपल्स लेके हम जो टेस्ट परफॉर्म करें। क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट भी परफॉर्म करें, यानी कि जो केमिकल प्रोसेसेस हमने स्टडी करने हैं उससे रिलेटेड टेस्ट हम परफॉर्म करवाएं, फार्मास्यूटिकल में फोकस करके। यानी कि फार्मेसी हम स्टडी कर रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री को उस लिहाज से स्टडी करें। आगे हम बायोकेमिस्ट्री के कंटेंट्स देखते हैं। पहले हमने कोर्स लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस किया, वो था सिलेबस, हमारा सिलेबस की समरी कि ये चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ फार्म डी में। तो अब ये हम कंटेंट्स देखने लगे हैं कि उन चैप्टर्स में मज़ीद क्या डिटेल पेश की गई है, यानी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री। इसमें जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे बायोकेमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे, रोल इन फार्मेसी में अंडरस्टैंड करेंगे कि बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो कैसे हेल्प आउट करते हैं फार्मासिस्ट को अंडरस्टैंड करने में, ड्रग एक्शंस, मेटाबॉलिज्म, इंट्रैक्शन और साइड इफ़ेक्ट। सेकंड पे कार्बोहाइड्रेट हैं कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और 1:1 रेशियो होती है और ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स होते हैं। क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज आ जाता है, डाइसेक्राइड में सुक्रोज, ओलिगोसेक्राइड में पॉलीसेक्राइड और इस तरह स्टार्च ग्लाइकोजन आ जाता है। आइसोमरिज्म देखेंगे कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इसकी एग्जांपल में आ जाता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी में एबिलिटी देखेंगे कायरल मॉलिक्यूल्स की, लाइक मैनी शुगर्स जो कार्बन के साथ अटैच्ड होती हैं, और रोटेट, प्लेन, पोलराइज्ड लाइट। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि ये फिशर प्रोजेक्शन वगैरह में कैसे। केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एल्डिहाइड के टोन ग्रुप्स वगैरह, फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस में इसकी फॉर्मुलेशन और एनर्जी सोर्सेज, मेटाबॉलिक रेगुलेशन एटसेट्रा। मेटाबॉलिक पाथवेज में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे ब्रोक डाउन होते हैं, मोनोसेक्राइड और एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। मेटाबॉलिज्म इसका ग्लूकोज होता है सेंट्रल और अंडरगो होता है ग्लाइकोलाइसिस के, जिसके बाद टीसीए एक साइकिल होता है, उसको आगे हम पाथवे को डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है, एक्सक्रीशन में शुगर्स जो हैं वो यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट होती हैं, मोस्टली यही होता है। डिसऑर्डर और डिसरेगुलेशन की बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे हमारे पास होता है कि ग्लूकोज जो है पायरोवेट में ब्रेकडाउन होती है उसकी और एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें। तो जब इसकी कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये डिसरेगुलेशन पाथवे हो जाता है। फीडर पाथवे ये वो पाथवे है जो हमें सप्लाई करता है इंटरमीडिएट ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लिसरॉल और अमाइनो एसिड वगैरह। पेंटोज फास्फेट पाथवे ट्रिपल पी जो है ये प्रोड्यूस करता है NADPH और राइबोज 5 फास्फेट। ये इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस के लिए। ग्लूकोरोनेट पाथवे में प्रोड्यूस करता है ग्लूकोरोनिक एसिड जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में यूज़ होता है और एक्सक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस में, कंजुगेशन में। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन की ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होती है। ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ये जो है ना स्टोर हो जाती है हमारे पास शुगर, जैसे हम रोज़ा रखते हैं फास्टिंग में, ये हमें हेल्पफुल होता है। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बनता है और स्टोर हो जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होती है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, यानी कि अमाइनो एसिड और लैक्टेट से। सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA क्रेब्स साइकिल सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे हैं जो ऑक्सीडाइजेस करते हैं एसिटाइल को ए को कार्बन डाइऑक्साइड में और जनरेट करते हैं ATP। एनर्जेटिक्स जो हैं वो रेफर्स होते हैं ATP यील्ड और एनर्जी बैलेंस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के दौरान। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में डायबिटीज़ मेलाइटस आ सकती है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ आ सकती है। बायोएनर्जेटिक्स की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट जो है इसमें यह प्रिंसिपल ऑफ बायोएनर्जेटिक्स, उसमें स्टडी ऑफ एनर्जी फ्लो देखेंगे कि लिविंग सिस्टम में कैसे एनर्जी फ्लो हो रहा है और कैसे ATP प्रोडक्शन हो रही है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC, ये एक सीरीज होती है प्रोटीन कम्प्लेक्सेस की माइटोकॉन्ड्रिया में जो ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन।
तो जनरेट करते हैं एटीपी, यानी कि ये पूरा पाथवे होके तो एटीपी हमारे पास आती है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में कपलिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की, और एटीपी सेंसिस होती है। कैसे होती है? वाया प्रोटॉन ग्रेडियंट। डिसऑर्डर्स में माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज भी आ सकती हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आरओएस, केमिकली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं ऑक्सीजन को, कैन डैमेज सेल्स इफ नॉट कंट्रोल्ड। जो लास्ट सब टॉपिक है हमारे पास स्कैवेंजिंग, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म को ये रेगुलेट करता है ग्लूटाथायोन कैटालाइज, और ये न्यूट्रलाइज करता है आरओएस को, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी को। यानी जो केमिकली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ऑक्सीजन होते हैं उनको अगर कंट्रोल ना किया जाए तो वो सेल को डैमेज भी कर सकते हैं। तो ये जो स्कैवेंजिंग है इसमें ये न्यूट्रलाइज करता है उस पाथवे को, आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी को। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री ऑफ लिपिड, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट डिफाइन लिपिड्स को हम देखते हैं कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक और एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें फैट्स, ऑयल्स, वैक्सीज, स्टेरोल्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लासिफिकेशन हम इसकी बाय रिएक्टिविटी की बेस पे है। रिएक्टिव जो है वो फैटी एसिड होते हैं और नॉन रिएक्टिव ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो जो सिंपल लिपिड्स होते हैं उनमें ट्राइग्लिसराइड्स आ जाते हैं, कंपाउंड लिपिड्स में फास्फोलिपिड, और डिराइव्ड लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। फैटी एसिड और रिलेटेड कंपाउंड जो हैं इसमें एसेंशियल फैटी एसिड, वो फैटी एसिड जो बॉडी खुद नहीं बना सकती, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जैसे लिनोलिक एसिड और अल्फा लिनोलिक एसिड है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आ जाता है, जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी एक क्लास है, जिसमें ईपीए डीएचए होता है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इकोसेनॉइड्स होते हैं, जिसमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल डिराइव करते हैं एराकिडोनिक एसिड को, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स में होते हैं, यानी कि ये इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी को ठीक करते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इकोसेनॉइड्स जो हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो इन्फ्लेमेशन वगैरह को डील कर लें। रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड और लिपिड्स में देखते हैं इंक्लूड होती है इसमें एस्टरिफिकेशन, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन। फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस में ये लिपिड्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग डिलीवरी में लाइपोसोम्स वगैरह, हार्मोन सेंसिस कैसे होती है, और सेल मेम्ब्रेन फंक्शन कैसी होती है। ड्रग डिलीवरी में लिपिड्स का जो रोल है ना वो ये है कि आईएम इंजेक्शन, ऑयल इन वाटर है, वाटर इन ऑयल है, वो सारा कुछ होता है। मेटाबॉलिज्म में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आ जाएगी कि बाइल साल्ट कैसे इसको इमल्सिफाई करते हैं, पैंक्रियाटिक लाइपेज इसको ब्रेक डाउन करता है, और इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। फर्दर मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन में ये बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड ब्रेक डाउन कैसे होती है, और ये सेंसेस करता है फैटी एसिड्स को, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को। ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में है बीटा ऑक्सीडेशन एनर्जी के लिए, और अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो हमें रिक्वायर होते हैं एडिशनल स्टेप्स के लिए। ऑड एंड इवन नंबर फैटी एसिड्स जो हैं, इवन चेन फैटी एसिड्स, वो स्टाइल को ए एफ से मुराद है फैटी एसिड्स, और जो आड चेन एफ यानी कि फैटी एसिड होते हैं प्रोड्यूस करते हैं प्रोपायोनाइल को ए। डिसरेगुलेशन इसकी हो जाए तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर और ओबेसिटी वगैरह, जिसमें हाइपरलिपिडीमिया वगैरह भी आ जाता है। बायोसेंसिस एंड रिलेटेड पाथवेज की बात करते हैं। बायोसेंसिस अब फैटी एसिड में है कि ये मेनली लीवर में प्रेजेंट होते हैं और एडिपोज टिश्यू में, और ये एस्टाइल को ए को यूज़ करके तो सिंथेसाइज होते हैं, यानी कि बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल सेंसिस और डिसरेगुलेशन में ये इंपॉर्टेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के लिए, और स्टेरॉइड हार्मोन सेंसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और डिसरेगुलेशन जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज काज कर सकती है। न्यूट्रल लिपिड्स बायोसेंसिस, इसमें ट्राइग्लिसराइड सेंसिस होती है एनर्जी स्टोरेज करने के लिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें ट्राइग्लिसराइड की ज़रूरत होती है, तो ये उसको सिंथेसाइज करते हैं। कीटोन बॉडीज़ जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग या स्टारवेशन, यानी कि आपने रोज़ा रखा हुआ है तो जो कीटोन बॉडीज़ बॉडी में सेव हुई एनर्जी है वो आती है, और वो यूटिलाइज़ करते हैं हम फास्टिंग के दौरान, रोज़े के दौरान। व्हेन फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होते हैं एक्सेस में तो ये एसीटोएस्टेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट बनते हैं, इसकी एग्जांपल में है। एनर्जेटिक ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, इसमें फैट्स यील्ड करते हैं एटीपी पर ग्राम कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, यानी कि जो फैट्स है ना एटीपी जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाते हैं हमारे लिए, उतनी ही पर ग्राम एटीपी ये एनर्जेटिक लिपिड मेटाबॉलिज्म से बनती है।
लिपिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं कि लिपिड का फंक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा तो उसका डिसऑर्डर्स में ओबेसिटी आ जाती है यानी मोटापा और एथेरोस्क्लेरोसिस आ जाती है जिसमें आर्टरीज जो हैं वो थिक हो जाती हैं उनकी इनर लाइनिंग जो है उसमें प्लैक बन जाते हैं वो जैसे लिपिड्स है ना उनकी जमा हो चर्बी वगैरह जमा हो जैसे घी जमा हुआ होता है तो इस तरह वो आर्टरीज में एक प्लैक सा जमा हो जाता है जिसकी वजह से आर्टरीज की वाल जो है वो सहत हो जाती हैं थिक हो जाती हैं और स्टिफ हो जाती हैं। इसके अलावा लिपिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में टे सैक डिजीज़ हो जाती है जो कि वेरी रेयर होती है लेकिन ये एक जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है इनहेरिटेड होती है न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर जो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो जाती है यानी कि जेनेटिकली ही ये डिजीज़ बच्चे में आई होती है ऑफस्प्रिंग में। गाशर्स डिजीज़ भी हो सकती है ये भी मोस्ट कॉमन है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर में और ये म्यूटेशन की वजह से होती है म्यूटेशन जो है जीबीए जीन 1 जीन में आ जाती है जिसको हम ये जी केस होता है ये म्यूटेशन डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम काज कर देती है और डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम होती है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया है हमारे पास अब बायोकेमिस्ट्री ऑफ वाइटामिन्स। जनरल कॉन्सेप्ट इसका लेंगे कि वाइटामिन्स कहाँ से आते हैं क्या होते हैं और क्यों हम इनको लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए और ये हम डाइट से लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन इसकी फैट सॉल्युबल विटामिन आ जाते हैं जिसमें विटामिन ए डी ई और के हैं। वाटर सॉल्युबल में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आ जाते हैं जिसमें B1 B6 B7 B12 राइबोफ्लेविन और वगैरह वगैरह और विटामिन सी। फंक्शन और सोर्सेज इसके देखते हैं। स्ट्रक्चर्स ईच विटामिन हैज़ अ यूनिक स्ट्रक्चर और इसका अलग सा फंक्शन होता है। मेटाबॉलिक फंक्शन में ये को एंजाइम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल बी विटामिन और विटामिन सी जो है कोलेजन सिंथेसिस यानी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं स्किन को ठीक रखते हैं और विटामिन सी ये जो लिप्स वगैरह की बीमारियां हो जाती हैं तो उनके लिए ये ठीक होते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल इसका जो है विटामिन्स का वो है ग्रोथ इम्यूनिटी विजन बोन हेल्थ और एनर्जी प्रोडक्शन। नेचुरल और सिंथेटिक सोर्सेज जो होते हैं फाउंड इन फूड प्लांट और एनिमल्स और प्रोड्यूस सिंथेटिकली यानी कि जो सप्लीमेंट्स लेते हैं हम विटामिन्स की वो होती हैं। आगे हम इसकी डेफिशिएंसीज और टॉक्सिसिटीज़ की बात करते हैं। डेफिशिएंसी इसकी अगर हो तो डिजीज़ होंगी जैसे स्कर्वी होती है ये लिप्स की डिजीज़ होती है और ये विटामिन सी की कमी की वजह से होती है और इसको ट्रीट करने के लिए हम विटामिन सी यूज़ करते हैं। रिकेट्स फॉर विटामिन डी की कमी हो कैल्शियम की कमी हो जाए इसके यानी कि विटामिन डी और कैल्शियम दोनों देते हैं तो ये रिकेट्स और बोन्स वगैरह के लिए ये फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा बेरबरी फॉर B1 टॉक्सिसिटीज़ में फैट सॉल्युबल विटामिन्स स्टोरेज की वजह से फैट इशू काज कर देते हैं यानी कि विटामिन ए टॉक्सिसिटी हो सकती है। ड्रग इंट्रैक्शन और फार्मास्यूटिकल यूज़ देखते हैं। फार्माकोलॉजिकल इंट्रैक्शन सम ड्रग्स जो होती हैं वो इंटरफेयर करती हैं विटामिन अब्जॉर्प्शन के साथ यानी कि आइसोनियाजाइड हो गया और विटामिन B6। फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस में ये सप्लीमेंटेशन के तौर पर यूज़ होते हैं जिन लोगों को कमी हो जाती है विटामिन्स की तो वो फिर सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डेफिशिएंसीज इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर सप्लीमेंट्स यूज़ करवाने पड़ते हैं उनको और ये को फैक्टर्स इन ड्रग मेटाबॉलिज्म में भी यूज़ होते हैं। बायोकेमिस्ट्री ऑफ हार्मोन्स की बात करते हैं। हार्मोन्स जो हैं उनकी डेफिनेशन में है कि केमिकल मैसेंजर होते हैं सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इसको सिक्रेट करते हैं और ये रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को यानी कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो हार्मोन्स के कंट्रोल में है। हार्मोन्स अगर काम करना छोड़ दें तो बॉडी का कोई अपना रोल इतना नहीं है हार्मोन्स ही इसको कंट्रोल करते हैं। तो टाइप्स देखते हैं पेप्टाइड हार्मोन जिनमें इंसुलिन और ग्लूकागोन आ जाते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन जिसमें कोर्टिसोल एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन आ जाते हैं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स जो हैं उसमें थायरॉक्सिन और एड्रीनालिन आ जाते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन इसकी देखते हैं तो पेप्टाइड जो हैं वो चेन ऑफ अमाइनो एसिड से बने होते हैं जिसमें इंसुलिन है। स्टीरॉइड्स जो हैं कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं जिसमें सेक्स हार्मोन्स आ जाते हैं। अमाइंस जो हैं वो टायरोसिन और ट्रिप्टोफन से बने होते हैं जिसमें एड्रीनालिन और मेलाटोनिन आ जाता है। फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस इनकी देखते हैं तो वो यूजेस में आ रहा है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवानी पड़ती है यानी कि इनका ये ऐसा रोल है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। डायबिटीज़ ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल इंसुलिन। टारगेट स्पेसिफिसिटी हार्मोन्स जो हैं वो एक्ट करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे मेकिंग देम वैल्यूएबल इन प्रिसिजन मेडिसिन।
यानी जैसे हमने इनकी देख ली कि इंसुलिन जो है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है और ये हम डायबिटीज़ के पेशेंट को यूज़ करवाते हैं डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जो है हार्मोन्स एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके अटैक करते हैं और अपना वहाँ पे काम करते हैं।